आज़ाद कश्मीर में इलेक्शंस की हिद्दत वफाक में भी महसूस की जा रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ख्वाजा आसिफ से मुतल्लिक इंतहाई सख्त बयान दिया है। कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ साहब ने आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिक मुतनाज़ स्टेटमेंट दी थी, कश्मीरियों से मुतल्लिक एक मुतनाज़ स्टेटमेंट दी थी जिसके ऊपर बिलावल भुट्टो ने असम्बली के फ्लोर के ऊपर भी खड़े होकर जो ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट है उसको उसकी सरजनिश की थी, उसके ऊपर अपनी राय का इजहार किया और बड़े सख्त जुमलों में किया। ख्वाजा आसिफ साहब को काबीना से निकालने का मुतालबा भी किया। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के चलते हुए एक बार फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपना ये मुतालबा दोहराया है और उन्होंने ये भी कहा कि जो सियालकोट के वज़ीर काबीना में मौजूद हैं उनको तो निकाल देना चाहिए था हुकूमत को अभी तक, लेकिन उनका हुकूमत में होना ये ज़ाहिर करता है कि वफाकी हुकूमत यानी नून लीग की आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिक पॉलिसी क्या है और कितनी गैर संजीदा है। साथ ही जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए बिलावल की जानिब से ख्वाजा आसिफ के लिए वो इंतहाई सख्त है। इसके ऊपर नून लीग ने बड़ी शदीद अल्फाज में रद्द अमल भी दिया है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जो ज़बान और अंदाज़े सियासत है बिलावल साहब का वो ठीक नहीं है, गैर मुनासिब है। वोट के लिए नफ़रत की नहीं बल्कि कौमी लीडर बनकर बात करनी चाहिए। मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख और सवाल आज ये है कि क्या राना सनाउल्लाह साहब जो बात कर रहे हैं वो मौक़िफ़ दुरुस्त है उनका। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए उमर चीमा साहब, सोहेल वड़ायत साहब, महमूद सरफराज साहिबा और सलीम साफ़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल वड़ायत साहब, ये जो बिलावल साहब ने एक बार फिर अपना मुतालबा दोहराया और जितने सख्त अल्फाज में दोहराया है, क्या ये इंतखाबात की गर्मा गर्मी है, चपकलिश है जो हम देख रहे हैं या फिर इससे बढ़कर कुछ और? राना सनाउल्लाह साहब जो बात कर रहे हैं उसमें कितना वज़न? मेरा ख्याल है कोई ये संजीदा बात नहीं है, ये वो गर्मा गर्मी इंतखाबात की है और ये इंतखाबात के बाद फिर दोनों बैठ जाएंगे और इनके दरमियान क्योंकि एक लंबा इनकी लड़ाई और सुलह और एक प्रोसेस है, तो इन्हें लड़ने का भी पता है कितना लड़ना है और इन्हें सुलह करने का भी पता है, तो बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं। ये इलेक्शन में गिलगित में भी ऐसी बातें हुई, अगर आप माजी में जाएं तो इस तरह की बातें करते रहते हैं और फिर आपस में बैठ भी जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इसको बहुत संजीदा नहीं लेना चाहिए। ये इलेक्शन है, इलेक्शन की गर्मा गर्मी है और उसमें पोजीशन ये हुई है कि बिलावल ने वहां जाके बैठ के तो अपनी जो पार्टी है उसको एक दफा ज़ाहिर जिंदा कर दिया होगा और नून में कोई ऐसा बंदा नहीं है वो जो जाके इस लेवल का वहां बैठ सके और इस तरह से जो है वो तहरीक दे सके। मियाँ साहब जाएंगे, एक जलसा करेंगे या दो जलसे करेंगे, बड़े मियाँ साहब आ जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब जा नहीं सकते, वजीरों के ऊपर भी कई पाबंदियां होती हैं कि वो इलेक्शन में उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो उसका फायदा उठा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में भी उन्होंने फायदा उठाया और दबाव डालकर जो नून है उसके पास कोई चॉइस भी नहीं रही। और दूसरा ये है कि ये जो स्ट्रेटेजी थी बिलावल की जिसके ऊपर कई लोग तनकीद करते हैं कि आप हुकूमत में हैं भी और नहीं भी, आपने आईनी ओहदे भी ले रखे हैं और आप वजारतें भी नहीं ले रहे, तो इसका यही तो एडवांटेज है कि अगर वो वजारतें ले लेते तो इस तरह की तनकीद ना कर सकते। तो ये एडवांटेज यही होता है कि जब आप प्रॉब्लम में होते हैं, जब हुकूमत प्रॉब्लम में होती है या तनकीद करनी होती है आपने, तो आप उस वक्त तनकीद कर लेते हैं और जब आप तारीफ करना चाहते हैं तो तारीफ भी कर लेते हैं। तो ये एडवांटेज वो ले रहे हैं। अगर वो हुकूमत में होते तो जाहिर है हुकूमत के डिसएडवांटेजेस भी उनके साथ जाते हैं और एडवांटेजेस भी जाते हैं। अब ये उसका बेनिफिट ये लेते हैं कि जब हुकूमत को गलती करती है तो जाहिर है बिलावल साहब कहते हैं ये तो उनकी गलती है, और जब फर्ज करें कोई फॉरेन अचीवमेंट हो या कोई ऐसी चीज हो तो जाहिर है वो कहेंगे कि ये हमारी हुकूमत है, हमने सपोर्ट किया, हमारी वजह से ये हुकूमत बनी है। तो ये नून ने भी ये पहले किया था, नून भी ने ये तजर्बा किया था और पीपल्स पार्टी ऐसी कंडेम हुई कि उसके बाद कभी पंजाब में जीत नहीं सकी। तो उन्होंने भी यही किया था कि गवर्नमेंट से निकल के तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते रहे लेकिन वजारतें छोड़ दी थी। तो बिलावल साहब भी ये करते हैं, क्या रिजल्ट वही आएगा जो नून ने हासिल किया या उसके उलट आएगा ये तो नहीं पता, लेकिन फिलहाल वो ये एडवांटेज ले रहे हैं। महमल, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या जिस तरह बिलावल कह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब
کو ना निकाल कर या उनके बयान की सरजनिश ना करके नून लीग गैर संजीदा रवैया दिखा रही है और यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि कश्मीरी अवाम की तौहीन है, या फिर राना साहब जो बात कह रहे हैं कि बिलावल साहब नफ़रत की सियासत कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर में जाके, दोनों में से किसकी बात दुरुस्त है? देखिए रीना, पहली चीज तो ये कि मैं समझती हूँ कि आज़ाद कश्मीर क्योंकि एक सेंसिटिव रीजन है, तो उसके बारे में जो अल्फाज का चुनाव है वो हमेशा बड़ी सोच विचार के साथ करना चाहिए। हमें मालूम है कि ख्वाजा साहब की जो स्टेटमेंट आई थी उसकी वजह से ऑलरेडी एक आप उधर जो है जैक की वजह से और वो जो डिमांड या फिर प्रोटेस्ट और जो सारा कुछ जो लाएअमल हुआ है उसकी वजह से ऑलरेडी इमोशंस जो थे वो टेम्पर्स हाई थे, सारा कुछ ऐसा था। और वो फिर आप कह लें कि जलती पे तेल का काम भी उसने किया कि उन्हें लगा कि फेडरेशन जो है यानी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के बयान दे रही है। जहां तक 12 सीटों की बात है लीना, तो वैसे नून लीग के तो अगर आप बयान सुने, पीपल्स पार्टी का ऑब्वियसली उसमें मौका फर्क है, लेकिन वो लोग तो ये समझते ही हैं कि ये जो 12 सीटें हैं ये रहनी चाहिए और इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वैसे बिलावल भुट्टो साहब ने आपने वो कहा भी कि उन्होंने पार्लियामेंट में भी बड़ी सख्त स्पीच की थी और उन्होंने उस वक्त भी इस्तीफे की बात भी की थी। ख्वाजा साहब ने उसके बाद जो है शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में उसको यही कहा था कि ये जमहूरियत का हुस्न है कि वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उन्होंने वेलकम किया था कि क्रिटिसिज्म होना चाहिए, सेट कि मेरा अपना ओपिनियन है, आप उसे डिसएग्री करें या क्या। तो ये तो बिल्कुल ठीक है कि बयानात होते हैं, डिमांड्स भी होती हैं, रेजिग्नेशन भी मांगे जाते हैं, फिर ये इलेक्शन का माहौल है तो सख्त जुबान या सियासी बयानात भी होते हैं, लेकिन मैं फिर भी समझती हूँ कि थोड़ा सा अल्फाज के चुनाव में दूसरी साइड से भी जो है वो दिखाने, मतलब जो वैसे तो बहुत सारे इलेक्शन में, लेकिन आप देखते हैं हलीना के हम सारे प्रोग्राम में वो शॉर्ट भी चलाते हैं पुराने के नून लीग ने पीपल्स पार्टी के बारे में क्या डिमांड्स की, पीपल्स पार्टी ने नून के बारे में क्या डिमांड्स की, फिर जब कोलिशन बनती है फिर वो बार बार चलते हैं, दोबारा रिपीट होते हैं। तो मेरे ख्याल में कि थोड़े से लीडर्स को जो सख्त जुबान है, ये लात मार के निकालना या इस तरह के जो है वो बेशक एक उसके अंदर क्या माहौल के अंदर आप कह देते हैं, लेकिन ये ऐसी चीज नहीं कहनी चाहिए। एंड देन अगेन व्हाट आई थिंक है इसके जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये दोनों पार्टीज मिलकर जो आजाद कश्मीर के लोग हैं उनकी जो जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस करें, और जो वहां पर एक माहौल बनता जा रहा है लीना, क्योंकि ये मैं आपको बताती चलूं कि ये जरा डेंजरस माहौल होता जा रहा है, क्योंकि जो आप कह लें टॉक्स का ब्रेक डाउन है और जो आगे मतलब वो भी पीछे नहीं हट रहे। और बट महमद, जिस तरह आपने खुद भी कहा कि बड़ा सख्त बयान बिलावल का, उसके ऊपर ताज्जुब ये भी होता है कि बिलावल तो खुद इस रवैये के, इन बयानात के बड़े बड़े खिलाफ रहे हैं। पीटीआई को इसी बात के ऊपर वो तनकीद का निशाना, यहाँ तक कि नून लीग को भी, तो वो अब क्यों इतनी सख्त ज़बान या इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं? अलीना देखिए, उसकी वजह तो ये है कि कश्मीर के अंदर एक तो ऑब्वियसली उनकी हुकूमत भी है, फिर इलेक्शन भी आ रहे हैं, और जो ये जैक की डिमांड थी जो वहाँ के लोगों की है वो अब पीपल्स पार्टी से भी खाइफ है इस चीज के ऊपर कि उन्होंने उनके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। हालांकि अब जाकर वो 12 सीटों के ऊपर भी निगोसिएशन और इस चीज की जो है वो बात कर रहे हैं, लेकिन जो निगोसिएशन हो रही थी वो फेल हुई ना, गवर्नमेंट किसकी थी। तो ये वहां के लोगों को भी शायद इस तरह से एड्रेस कर रहे हैं कि हम इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट का स्टांस है हम उनके साथ नहीं खड़े, हम आपकी बात सुनना चाहते हैं। तो इसलिए वो ये इस तरह के बयानात भी दे रहे हैं। और अगर अगली हुकूमत उनकी बनती है, असल चीज ये है कि क्या जब अभी ऑलरेडी हुकूमत थी तो कितने आप सक्सेसफुल, अगर अगली हुकूमत भी आपकी बनती है तो क्या आप एड्रेस कर सकेंगे कि नहीं। क्योंकि मैं तो यही कह रही हूँ कि जो भी अपनी हुकूमत बनाता है, जो भी पार्टी या कोलिशन भी बनती है, कुछ भी उधर होता है, तो उनको आजाद कश्मीर के लोगों की ये बातें एड्रेस करनी पड़ेंगी लीना, वरना ये जिस तरह का, क्योंकि एक सेंसिटिव जगह है। फिर आपको ऑल्सो ये जो बिलावल साहब इस वक्त बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी तक नारा लगा रही है, क्या ये सिर्फ एक इंतखाबी नारा है या फिर ये वाकई में इन डिमांड्स को एड्रेस भी करेंगे या नहीं करेंगे? दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन दैट रिमेन्स टू बी सीन। लेकिन जरा बुनियादी सवाल के ऊपर वापस आते हैं कि क्या है, मैं आई गेट योर पॉइंट, आगे लेके चलते हैं, वापस आती हूँ आपके पास। उमर चीमा साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या आप ये समझते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त जो बात कर रहे हैं उसमें वज़न है, वो दुरुस्त है, या बिलावल साहब जो बात कर रहे हैं वो दर हकीकत सही बात है? मेरा ख्याल है कि ना राना साहब की बात ठीक है और ना बिलावल साहब की जो सुहेल वड़ाई साहब कर रहे हैं ना वो ठीक है। वड़ाई साहब ने बोला है कि इनको ये पता है कि कितना लड़ना है, और उसमें मैं यही ऐड करना चाहूंगा कि इन्हें पता है कि किस टाइम पर लड़ना है।
क्योंकि अब ये बताएं कि अब ये आपस में भी कुछ थोड़ा बहुत भी ना लड़ें तो किसके साथ लड़ें? ये कोई एक इतना तासुर तो अवाम को देना जरूरी है कि वो दो अलग पार्टीज हैं। अदरवाइज अगर आप कश्मीर के हवाले से देखें तो पॉलिसी तो एक है, या कश्मीर में जो हो रहा है, या ये है कि इस टाइम उधर गवर्नमेंट किसकी है, वो भी तो बिलावल की है ना। तो बिलावल जो है वो इधर जब जो ही वो एक पुल क्रॉस करते हैं, कोहाला पुल क्रॉस करते हैं, तो उधर उनकी अपनी गवर्नमेंट आ जाती है, पीछे किसी और की गवर्नमेंट है, इधर वो अपोजिशन में होते हैं, उधर वो गवर्नमेंट में होते हैं। तो इट्स प्योरली पॉलिटिक्स, आई डोंट सी एनीथिंग बियॉन्ड इट। बाकी ये है कि जो जहां तक उनके बयानात का ताल्लुक है, दोनों के बयानात का, मेरे ख्याल है कि ख्वाजा साहब ने भी कोई ऐसी सर्विस नहीं की कि जो उन्होंने बयान दिया है। कई लोग ये इसरार करते हैं कि वो बयान हकीकत पर मबनी है, लेकिन ये है कि हकीकत भी हर टाइम बयान नहीं की जाती। और दूसरा ये है कि जो बिलावल भुट्टो ने कहा, मेरे ज़हन में एक सवाल आता है वैसे कि ख्वाजा साहब और जरदारी साहब, इनके बारे में कभी इनके बहुत अच्छे तल्लुकात थे, बड़ी एक दोस्ती की हद तक थे, दरमियान में कुछ मामलात खराब भी हुए। आजकल स्टेटस जरा कॉम्प्लिकेटेड है, रिलेशनशिप स्टेटस का मुझे एग्जैक्ट नहीं आइडिया, लेकिन ये है कि मैं सोच रहा था कि जो ख्वाजा आसिफ हैं वो बिलावल के वालिद की उम्र के हैं, तो हमें जो एक ओवरऑल एक वैल्यू सिस्टम बताया जाता है वो पॉलिटिक्स में जाके बिल्कुल एक न्यूट्रल हो जाता है या जीरो हो जाता है, या ये है कि शायद ये कोई पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है, या ये है कि वक्त बदल रहा है, और उसके साथ साथ ये है कि जो ओहदा है वो ज्यादा मैटर करता है, एज का कोई लिहाज नहीं रखा जाता। तो यही है कि दोनों ने जो बयानात दिए, अगर वो ना देते तो बहुत अच्छा था। अब दे लिए हैं, तो अब इसको हम यही कहेंगे कि पॉलिटिक्स है, और बिलावल भुट्टो ये कोशिश कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि इसका हम जितना सियासी तौर पे फायदा उठा सकते हैं, या उधर लोगों को ये बता सकते हैं कि हम आपके साथ हैं, या ये है कि ऑब्वियसली कि अगर मीरपुर या जो रावलाकोट का इलाका है, जिनके इलाकों को ख्वाजा साहब ने ताना दिया है या जिनके बारे में बात की है, तो उन दोनों को इनके दरमियान चॉइस करनी पड़े तो डेफिनेटली वो बिलावल को पसंद करेंगे। तो ओवरऑल मुझे तो इस सब में पॉलिटिक्स नजर आ रही है, लेकिन अगर आप आइडियली पूछें तो मेरा ख्याल है कि इन दोनों में से कोई अच्छी सर्विस नहीं कर रहा। अनफॉर्चुनेटली शायद अब वक्त की रिक्वायरमेंट ये है कि और कुछ करने को नहीं है, तो एक दूसरे के बारे में कोई बयान दे के अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना, या उधर से ही ये साबित करना कि फलां हुकूमत में है या मैं अपोजिशन में हूं या मैं आपका नुमाइंदा हूं, वो आपके मुखालिफ हैं। बात अब इधर तक ही रह गई है, कोई ऐसी सॉलिड गुफ्तगू होती नहीं है। जिस तरह का कश्मीर का इशू है, स्टेट्समैनशिप का तो तकाजा था कि ये लोग अपना कोई ऐसा किरदार अदा करते कि जिससे ये इशू सॉल्व हो जाता। ये उस मामले पे ऐसे हैं जैसे सोए हुए हैं, कोई बंदा को बात करने को तैयार नहीं है, कोई इस मामले में कोई मीडिएट करने को तैयार नहीं है, बस दूर बैठकर देख रहे हैं। इन ऑल फेयरनेस चीमा साहब, गुंजाइश है कश्मीर के इशू पे, कश्मीर के इशू के ऊपर इससे ज्यादा सियासत की या पॉलिटिक्स की, जिस तरह आप कह रहे हैं कोई किरदार अदा करते हैं कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स? नहीं, मैं तो ये देख रहा हूँ ना अलीना, ये देखें, ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, ये 2023 से शुरू हुई है। जो 2 दफा उनके मामला सेटल कराए हैं, मुझे तो अब ये भी एक लफ्ज सुन के ना जरा चिढ़ होती है, ये जो कहते हैं ना पॉलिटिकल सोल्यूशन तलाश करें। मैं पॉलिटिकल सोल्यूशन को इतनी देर खुद भी मुतालबा कर करके अब ये मतलब इसका ये समझाऊं कि इसका मतलब होता है कि मिट्टी पाओ या टाइम टपाओ मुहिम। उसमें पहले जो बिजली की कीमतें कम की गई, फिर आटे की कीमतें कम की गई, ये दोनों दफा पॉलिटिकल सॉल्यूशन थे। अब इन्हीं लोगों को आगे बढ़ना चाहिए था, इन्हें चाहिए था कि यार आपको क्या चाहिए, हम अपने जो है हर चीज आप दे दें, या ये तो कोई इशू नहीं होना चाहिए ना। तो कोई लोगों को जरा थोड़ा सा काम डाउन भी करें कि आपका डिमांड कितनी रीजनेबल है और कितनी नहीं है। बस सिर्फ यही नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की, जब आप कहते हैं ना इवेंचुअली तो हमें पता है कि दिस इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, लेकिन जब आप ये कहते हैं ना कि आपकी नज़र में शायद ये अच्छी पॉलिटिक्स नहीं है, बुरी पॉलिटिक्स है, बट सलीम साफ़ी साहब, क्या ये बदलते हुए ज़माने का तकाजा है इस तरह की पॉलिटिक्स? आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या अंदाज़े सियासत बदल रहा है? वोटर सपोर्टर की अपने जो ओहदेदार है या लीडर है उससे मुतालबात बिल्कुल बदल रहे हैं, सियासत का स्टाइल चेंज हो रहा है?
नहीं, सियासत का स्टाइल इस लिहाज से चेंज हो गया है कि मरकज़ में दोनों जमातें एक साथ हुकूमत में बैठी हुई हैं। पीपल्स पार्टी एक शक्ल में हुकूमत में है और मुस्लिम लीग नून दूसरी शक्ल में हुकूमत में है, और आज़ाद कश्मीर में उन्हें एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है। उधर भी कोई तीसरी बड़ी सियासी क़ुव्वत मुकाबले में नहीं है, बल्कि इन दोनों का आपस में मुकाबला है। तो कुछ न कुछ तो इनको कहना पड़ेगा, सियासत है आखिर में। तो बिलावल साहब का ये तरीक़ा है, ये इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में भी किया और यहाँ पे भी कर रहे हैं कि 2-3 इश्यूज़ ऐसे निकाल लेते हैं जिनकी बुनियाद पे वो मुस्लिम लीग नून को क्रिटिसाइज़ कर सकें और लोगों को ये तासुर दे सके कि हम तो उनसे अलग हैं। तो यहाँ पे उन्होंने जो इश्यूज़ पकड़े हुए हैं, तो उसमें से एक उनको ख्वाजा आसिफ साहब का ये बयान वाला इशू हाथ आ गया है। वो हम जैसे तालिब इल्मों को भी ख्वाजा साहब का वो बयान नामुनासिब लग रहा था, लेकिन जिस तरीके से बिलावल साहब लात मार के उनको निकालने की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में ये लहजा भी उनका मुनासिब नहीं है। और वो अगर कुछ कोशिश करें तो कुछ और इश्यूज़ भी तलाश कर सकते हैं और इनके साथ मिला सकते हैं, तो फिर उनको इतना ज़ोर नहीं लगाना पड़ेगा और इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने पड़ेंगे। हकीकत ये है कि ये दोनों जमातें ये एक दूसरे की मजबूरी है। मौजूदा जो सियासी बिसात है उससे ये दोनों मुस्तफ़ीद हो रही हैं, और एक भी जमात ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि इस सियासी बिसात को डिस्टर्ब किया जाए। तो इसलिए रहेंगे तो ये साथ ये जो बयानात हैं, आप देखें कि 27 जुलाई के बाद जो है बिलावल साहब वो ख्वाजा आसिफ साहब को भी भूल जाएंगे और उनके बयान को भी भूल जाएंगे। ये 27 जुलाई तक कुछ ना कुछ दोनों तरफ से फ्रेंडली फायर होता रहेगा और इसको एंजॉय करना चाहिए, इसको इतना दिल पे नहीं लेना चाहिए, कोई सीरियस मामला नहीं है ये। सर, वो बिलावल साहब जो नारे लगा रहे हैं उसमें वो कहते हैं ना कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जिनकी पे अपनी एक राय ख्वाजा आसिफ साहब ने जाहिर की, उसके ऊपर बिलावल साहब कहते हैं कि नहीं जी मैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिलाऊंगा। जो सीट्स का मामला है उसके ऊपर भी वो एक स्टांस लेते हैं और वो विफाक या नून लीग से बिल्कुल हटकर है। क्या बिलावल साहब डिलीवर कर पाएंगे जो नारे लगा रहे हैं? गिलगित बल्तिस्तान में भी सिमिलर सिचुएशन हुई थी। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात की जाती है तो एक ये है कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के स्टेटस की बात होती है। तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान में जब भी नए सूबों के क़याम की बात की जाती है तो उसके राह में सबसे बड़ी रुकावट पीपल्स पार्टी डालती है, क्योंकि वो सिंध की तकसीम किसी सूरत में भी उसको गवारा नहीं है। और माजी में उनको ये मौका मिला था, अगर इन्होंने उनको स्टेटस देना था प्रोविजनल सूबे का, तो 18th अमेंडमेंट पीपल्स पार्टी के दौर में हुई थी तो उस वक़्त दे देते। उस वक़्त कुछ इक़दामात इनसे मुतालिक हुए भी थे और ये इतना आसान मामला भी नहीं है, क्योंकि कुछ हलक़े वो आज़ाद कश्मीर और आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को एक इकाई समझते हैं। तो अब उनसे तो उन्होंने मुतालबा करवा दिया। दूसरी बात ये है कि अभी भी जो मसला वहाँ पे है, इम्तिहान तो असल में दोनों पार्टियों का यही है, और स्टेट्समैनशिप का जो चीमा साहब ने जिक्र किया वो इम्तिहान यही है कि ये इस वक्त वहाँ पे जो मसला है उस मसले को हल कर दें। तो वो तो ना मुस्लिम लीग नून कर सकी और ना पीपल्स पार्टी कर सकी, और वहाँ पे ये लोग कैंपेन ऐसे आलम में चला रहे हैं कि अमलन आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाके जो हैं वो बंद हैं। फिर ये कि उन लोगों को ख्वाजा आसिफ साहब ने तो रावलाकोट और पूंछ के लोगों को कश्मीर से बाहर करार दे दिया, लेकिन उस कमेटी को कलअदम तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने करार दिया है, वो बिलावल साहब की हुकूमत ने उसको कलअदम करार दे दिया है।
تو بلاول صاحب ایک طرف ان لوگوں کی ہمدردی بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، حکومت میں بھی رہنا چاہتے ہیں اور اپوزیشن بھی دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کشمکش کے شکار ہوتے ہیں جب وہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ 27 جولائی تک ان کی یہ کیفیت رہے گی۔ ویسے سر اس طرح کی پالیٹکس آپ کی رائے میں پے آف کرتی ہے یا نہیں؟ آئی نو بڑا اینٹیسپیٹری سوال ہے، لیکن کیا تاریخ ہمیں کچھ بتاتی ہے؟ جیسے سہیل صاحب نے اپنی رائے کا اظہار کیا تاریخ کے حوالے سے۔ جی صافی صاحب، جی صافی صاحب۔ نہیں دیکھیں، اس کا تو فائدہ بعض اوقات ووٹ کے لحاظ سے تو فائدہ پہنچتا ہے، اور اس لیے ہمارے سیاستدان یہ کام کرتے ہیں، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی لڑائی جینون ہے، نہ یہ بیانات جو ہے یہ کوئی وہ بڑے سنجیدہ انداز میں دے رہے ہیں۔ بلاول صاحب بھی سمجھ رہے ہیں کہ وہ اوور ایکٹنگ کر رہے ہیں ان بیانات کے ذریعے، اور مسلم لیگ نون بھی جو جواب کل میرے پروگرام میں رانا صاحب نے دیا تھا تو وہ بھی انہوں نے ہنستے مسکراتے جواب دیا تھا، اور ان کو پتہ ہے کہ ہم کل بھی ساتھ بیٹھے تھے اور آنے والے کل بھی ساتھ بیٹھے رہیں گے، لیکن ووٹر کے لحاظ سے ان کو فائدہ دے سکتا ہے، اس لیے تو یہ کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے تجزیہ کاروں کی آپ نے رائے جانی ہے، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ایران امریکہ کی جنگ اور دیگر بہت سے ایشوز آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک۔ سہیل وڑائچ صاحب، آپ سے سوال ہو رہا ہے، نورین نیازی عمران خان کی بہن ہیں، انہوں نے ایک متنازع بیان دیا ہے جس کے اوپر حکومت نے تنقید بھی کی ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور خاندان کا ہدف پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے، حکومت کا موقف درست ہے کیا؟ دیکھیں، نورین نیازی تو نہ سیاستدان ہے، نہ انہوں نے کبھی سیاست کی ہے، وہ تو ایک گھریلو خاتون ہے، بیٹا ان کا جیل میں ہے 9 مئی کے واقعے میں، ہسبینڈ ان کے حفیظ اللہ نیازی ہیں جو کہ تحریک انصاف کے اور اس کے موقف کے ساتھ نہیں ہے، تو یہ مسئلہ ہے ان کا، وہ اریٹیٹڈ ہے، فرسٹریٹڈ ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو ظاہر ہے ان کی کوئی سیاست کی کوئی اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے، تو ان کو اس وقت یہی سمجھ آیا کہ یہ پتہ نہیں یہ ساری کوئی سازش ہو رہی ہے، حالانکہ وہ تو پاکستان نے واضح وکٹری لی، پاکستان نے واضح طور پر ہرایا، تو ان کا موقف تو ٹوٹلی غلط ثابت ہوا۔ تو یہ سیاست نہ سمجھنا، دور اندیشی نہ رکھنا، یہ اس کا شاخسانہ ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ سہیل وڑائچ صاحب۔ سلیم سر، ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ کشیدگی کے بعد ایرانی وزیر داخلہ اہم دورے پر پاکستان پہنچ رہے ہیں، ایسی اطلاعات ہیں، خصوصی پیغام اور پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں بھی طے ہیں۔ کیا پاکستان کا سفارتی میدان میں فعال کردار خطے کی کشیدگی کم کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں ابھی فوری طور پر پاکستان نہ تو سفارتی کردار، فعال سفارتی کردار نہ تو ادا کرنا چاہے گا اور نہ اس کا موقع ہے، کیونکہ اس سے پہلے پاکستان نے جتنی کوششیں کی تھی اس کی پوری دنیا معترف تھی، لیکن وہ جو ایم او یو اسلام آباد ایم او یو سائن ہوا تھا، بدقسمتی سے فریقین نے اس کا خیال نہیں رکھا، اور 2-3 مہینوں کے جتن کو اور کوشش کو وہ ایک دن کی کارروائیوں میں بہا دیا، اور جس کے بعد دونوں فریق دوبارہ اب جنگ میں داخل ہو گئے ہیں۔ تو اتنی آسان بات بھی نہیں ہے کہ دوبارہ مذاکرات شروع ہوں، اور میرے خیال میں پاکستان چونکہ زمینی حقائق سے واقف ہے، تو اس لیے ابھی امیجیٹلی مجھے پاکستان کا دوبارہ اسی طرح کا فعال کردار نظر بھی نہیں آ رہا ہے، اور مجھے امیجیٹلی کوئی دونوں فریقوں کی جنگ بندی بھی نظر نہیں آ رہی۔ صافی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا پاکستان کو ایونچولی کردار ادا کرنا چاہیے اس کے اندر، اور اتنا ہی متحرک جتنا پہلے تھا؟ کیونکہ ایک رائے یہ ہے جو پریکٹیکلی آپ بتا رہے ہیں کہ پاکستان نہیں کرنا چاہتا کردار ادا، اور شاید پاکستان کو کرنا نہیں چاہیے۔ دوسری رائے یہ بھی ہے کہ اسلام آباد ایم او یو کے فال آؤٹ کو صرف
اسلام آباد ہی اب آگے کسی ٹینجیبل سفارتکاری میں تبدیل کر سکتا ہے. آپ کس رائے کے حامی ہیں؟ نہیں، پاکستان کردار ادا کرنا چاہے گا اور پاکستان کردار ادا کرنا چاہتا ہے. اچھا. اور پاکستان نے کردار ادا کیا تھا تو اسلام آباد MOU کی منزل دنیا نے حاصل کی تھی. لیکن میں نے عرض کیا کہ اس MOU کے بعد جس طریقے سے تشریحات کی دونوں فریقوں نے اور جس طریقے سے اس کو پائمال کیا گیا، تو اس کے بعد ابھی امیجیٹلی ماحول اس کے لیے سازگار نہیں ہے. پاکستان دیکھتا رہے گا اور پاکستان کو جو ہی موقع ملتا ہے کہ دوبارہ امن کی طرف معاملے کو لے جائے، تو پاکستان پہلے بھی اپنا کردار ادا کر چکا ہے اور اپنا وہ اخلاقی ذمہ داری بھی سمجھتا ہے، تو پاکستان دوبارہ بھی امن کے لیے کردار ادا کرے گا. لیکن اب تو جنگ ہو رہی ہے، تو جنگ میں تو پاکستان کردار ادا نہیں کر سکتا. سر، اسلام آباد MOU کے نہ ٹھہر پانے کی آپ کو سب سے بڑی وجہ کیا لگتی ہے؟ میرے خیال میں تو ایک تو دیکھیں کہ کچھ خلاف ورزیاں ہوئی امریکہ کی طرف سے بھی. مثلاً لبنان کی جنگ بندی تھی تو وہ اس MOU کی پہلی شق میں شامل تھا اس کا ذکر، لیکن اسرائیل سے امریکہ اسی طریقے سے بات نہیں منوا سکا اور فوری طور پر جنگ بندی ادھر نہیں ہوئی. اسی طریقے سے ایرانی سائڈ کا یہ موقف ہے کہ کچھ نہ کچھ جو فریز ایسٹس ہیں ان کی ڈیفریزنگ ہونی چاہیے تھی اور وہ ایران کو ادا کرنے چاہیے تھے. تو یہ تو امریکی سائڈ کی غلطیاں ہیں. لیکن میرے خیال میں ایران نے تھوڑا سا قطر اور سعودی عرب کے شپس کو نشانہ بنانے میں بھی جلد بازی سے کام لیا. دیکھیں، اس سے صرف 1-2 روز ہی قبل سعودی عرب کا وفد بھی آیا تھا رہبر اعظم کے تدفین کے مراسم میں شرکت کے لیے، اور قطر تو خود ایک ثالث کی حیثیت بھی رکھتا تھا، پاکستان کے ساتھ ثالثی میں وہ ہم نوا بنا ہوا تھا. ان دونوں کے شپس تھے اور وہ بھی عمان والی سائڈ سے گزر رہی تھی. لیکن ایران نے صرف وارننگ پہ بھی اکتفا نہیں کیا بلکہ ان دونوں شپس کو نشانہ بنا دیا. تو میرے خیال میں وہ تھوڑی سی تجاوز تھی ایران کی طرف سے، اور جس کے بعد پھر امریکہ نے ریئیکٹ کیا اور یوں وہ جنگ بندی جو تھی وہ ختم ہو گئی. سر، پاسٹ کے اوپر تو ہم ریفلیکشن کریں، لیکن ابھی موجودہ صورتحال میں بہت سی خبریں ہیں. قیاس ہے، کہا جا رہا ہے کہ قطر بڑی تیزی سے میڈیشن کی ایفرٹس بھی کر رہا ہے اور شاید کوئی 10 نکاتی یا 12 نکاتی پلان بھی دیا گیا نیگوسیشنز کے لیے. لیکن ایران کی طرف سے کہا گیا کہ ہم اب سفارتکاری نہیں کرنا چاہتے، اب فل فلیج جنگ ہے. اس میں کتنی صداقت ہے آپ کے ذرائع کے مطابق؟ کیا واقعی میں اب سفارتکاری کے تمام دروازے بند ہیں، یا پھر یہ جو ابھی دورہ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کا ہونے والا ہے، اس سے ایک امید رہتی ہے کہ سفارتکاری کے دروازے ابھی بھی کھلے ہیں؟ دونوں چیزیں بہت مختلف نظر آ رہی ہیں جو خبریں ہیں. نہیں، تمام دروازے تو کبھی بھی بند نہیں ہو سکتے اور کوئی بھی جنگ جو ہے وہ تا قیامت جاری نہیں رہ سکتی. کسی نہ کسی سٹیج پہ آ کے سفارتکاری سے لوگ رجوع کرتے ہیں. تو اس جنگ کا بھی میرے خیال میں ایک سٹیج آئے گا دوبارہ کہ دونوں فریقوں کو احساس ہوگا کہ ان کو بات چیت کرنی چاہیے، اور پھر پاکستان جیسے ممالک کی کوششیں بھی جاری رہیں گی سفارتکاری کے لیے اور بات چیت کے لیے. تو وہ سٹیج آ سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں ابھی امیجیٹلی مجھے کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ کسی کے ذریعے سے مذاکرات ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سلیم صافی صاحب. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اسی کے ساتھ عمل اور عمر چیمہ سے پوچھیں گے ان کی رائے، ان جو سوالات ہیں ان کے اوپر آفٹر بریک. ویلکم بیک. گیلپ پاکستان نے ایک سروے کیا ہے جس میں 4 صوبوں کے درمیان جو شرح خواندگی یعنی لٹریسی ریٹ کا
रेट का मुवाजना किया गया है, तकाबुल किया गया है और इंतहाई होशरुबा इंकशाफात हैं, जहां इस सर्वे से ये पता चलता है कि बाकी 3 सूबे यानी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ख़वानदगी लिटरेसी में इजाफ़ा हुआ है, वहाँ सिंध से मुतल्लिक जो आदाद शुमार हैं वो इंतहाई परेशान कुन हैं। 2004 में जो रिज़ल्ट्स थे उनके मुताबिक 65.9% ख़वानदगी थी मेल में और 37.3 फीमेल्स। 2025 में जब ये सर्वे हुआ है तो इसके मुताबिक यानी पिछले साल 63% यानी 65 से 63 पर आई है मेल लिटरेसी, नीचे गिरी है, और 37.3 फीमेल की 38.8% हल्का सा इजाफा हुआ है। लेकिन ओवरऑल अगर जेंडर गैप के मुनासबत से इसको मेजर किया जाए तो बिल्कुल जमूद का शिकार है यहाँ पर लिटरेसी एज़ कम्पेयर टू खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पर बहुत इजाफा हुआ है, बलूचिस्तान में भी इजाफा हुआ है और बलूचिस्तान 2004 में 13 पॉइंट्स पीछे था सिंध में। महमल, यहाँ पर सवाल ये है कि सिंध में तालीमी जमूद जो है इसकी वजह क्या समझी जाए? गवर्नेंस की नाकामी, तरजीहात का बहरान, या ये जो अदाद शुमार हैं ये हमें क्या बताते हैं? अच्छा रीना, ये मेरे ख्याल में एक बहुत ही बड़ा गवर्नेंस फेलियर है और ये खाली कोई लिटरेसी रेट यानी एजुकेशन के मामलात में नहीं है। ये जो है एक रिकरिंग इशू है जहाँ तक सिंध का ताल्लुक है। अभी हमने कुछ दिन पहले ही लीना कराची की जो रैंकिंग है उसको भी बड़ी हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किया था। अब उसके अलावा अगर आप देख लें HIV केसेस जो अभी रीसेंट खबरें भी आ रही हैं, पिछले साल भी खबरें आई थी जो सिंध के अंदर, वो उसको उठा के देख लें। अब आप देखें ये लिटरेसी रेट के ऊपर, जो कि बड़ा तशवीशनाक बात है कि खैबर पख्तूनख्वा में मेल लिटरेसी रेट जो है वो 11.5% बढ़ा, बलूचिस्तान में 12.5% बढ़ा, और इधर जो है वो एक अगर जमूद का शिकार है। हालांकि ये बात दुरुस्त है कि शुरू के अंदर जब सिंध की में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी तो उन्होंने एजुकेशन और हेल्थ पे बड़ा फोकस किया था और इम्प्रूव किए थे नंबर्स। लेकिन वही बात है कि अब इसलिए ये सब कुछ रुक गया है लीना, स्टैग्नेशन आ गई है। मुझे ये लगता है कि जो ये चौथी हुकूमत है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर उन्होंने इस चीज को फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि उनको गुड गवर्नेंस या डिलीवरी के ऊपर फोकस वो ना भी करें तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है तो वो जीत कर आ जाते हैं। इसीलिए उन्होंने कराची, जहां से उन्हें लगता है कि वो जीतते नहीं है तो उन्हें उसके ऊपर उधर कोई काम करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, तो वो उसको इग्नोर करते हैं और फिर कराची के हालात, इसीलिए वो जो है उसकी वर्स्ट सिटीज की रैंकिंग के अंदर वो बिल्कुल नीचे बॉटम 3 के अलावा जो है ना वो आती है। तो ये जो अलीना चीज़ है, ये शायद 18 साल से जब से उनकी हुकूमत आई है उन्हें ये लग रहा है कि अब हमें मजीद काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बहुत अफसोसनाक बात है, क्योंकि देखें आपकी चौथी दफा हुकूमत का मतलब है कि लोगों ने आप पे ट्रस्ट किया और लोग आपको वापस बार बार अगर पावर में ला रहे हैं तो वो आपसे उम्मीद करते हैं कि वो आप काम करेंगे और उनकी बेहतरी के लिए करेंगे। तालीम, सेहत, बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सब कुछ हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और 18वीं तरमीम के बाद अलीना ऐसा भी नहीं है कि इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, सब सूबाई हुकूमतों के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, वो ये रिसोर्सेज बिल्कुल सही तरीके से लगा सकते हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब हर जगह इंप्रूवमेंट हो रही है तो कैसे सिंध के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं हो? फिर वजीर आला साहब कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता कराची के लोग कराची की बुराइयां करते हैं, और अगर अब सिंध के लोग भी सिंध की बुराइयां करें या ये कहें कि ये बहुत ही बुरे हालात हो रहे हैं, बदतर होते जा रहे हैं, तो फिर क्या करें? अगर वो अपने हुक्मरानों को ये नहीं कह सकते कि वी आर नॉट हैप्पी with your governance और हम खुश नहीं है कि आप डिलीवर नहीं कर पा रहे, आप इंप्रूवमेंट नहीं ला रहे, तो ये मेरे ख्याल में एक डिससर्विस है वहां के लोगों के लिए इस हुकूमत की। तो पीपल्स पार्टी को सीरियसली इसके बारे में सोचना चाहिए कि वो क्यों रुक गए हैं इंप्रूवमेंट करने में, या वो क्यों नहीं बेहतरी ला रहे लोगों के लिए। क्या सिर्फ जीतना, हुकूमत में आना यही उनकी तरजीह है और लोगों की फलाह और बहबूद उनकी तरजीह नहीं है? बहुत अफसोस हुआ ना ये मुझे गैलप का सर्वे देख के। ओहदेदारान और वज़ीर आला साहब तो सिंध के आई थिंक किसी डिलूलू में हैं, क्योंकि अब सिर्फ कराची के लोग नहीं, अब तो जो इंटरनेशनल सर्वेज हैं, इंटरनेशनल इदारे, थिंक टैंक्स हैं, वो भी कराची की बुराइयां कर रहे हैं, खाली शहरी थोड़ी हैं अब। अच्छा मैमल, ये बताएं, ये सिर्फ एक गवर्नेंस फेलियर है, एक पॉलिसी फेलियर है, या कहीं ना कहीं आप समझती हैं कि इसके पीछे एक सिस्टमेटिक थिंकिंग है जिसकी वजह से तालीम और जो लोगों की अवेयरनेस है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बल्कि उसके ऊपर काम ही नहीं हो रहा?
नहीं एलिना, मेरे ख्याल में ये हुकूमत का पॉलिसी फेलियर है और ये हुकूमत का गवर्नेंस फेलियर है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि वो क्योंकि चौथी दफा हुकूमत में आ गए हैं, तो नाउ दे हैव टेकन एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। उन्हें लगता है कि वोट तो हमें मिलने हैं, हुकूमत हमारी ही बननी है, तो हमें किसी को अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बेसिकली इट्स लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तभी होती है जब वोट के जरिए हुकूमत बदलती है। तो उन्हें ये लगता है कि क्योंकि कोई अल्टरनेटिव नहीं है इसका, तो सिंध में अगली हुकूमत भी शायद हमारी आ जाएगी, तो इसलिए हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। ये मैं कह रही हूँ कि बड़ी डिसअपॉइंटिंग चीज है कि जब पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज या हुकूमतें ये सोचना शुरू कर दें कि अब हमें काम करने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि हम तो जीतेंगे ही, तो ये आप लोगों के साथ जो है वो आप जाती कर रहे हैं, जिन्होंने आपको वोट दिया, जो आपको इसलिए लेकर आए कि आप उनको रिप्रेजेंट करें और उनके काम करें और उनकी जिंदगी इंप्रूव करें। सो दैट्स ये लोगों के साथ बहुत ही बुरा कर रही है पीपल्स पार्टी। अच्छा, जैसे अभी बिलावल साहब दीगर सूबों के लिए, दीगर इलाकों के लिए, कश्मीर वगैरह के लिए उनके हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन जो सूबा उनको 2 दिहाइयों से वोट दे रहा है उसके हुकूक स्टार्क बिल्कुल जो कहते हैं ना वो खोल के रख दिए उनके सारे के सारे मामलात क्या हैं क्या नहीं है, कारकर्दगी। ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है लीना। एक और चीज़ महमल, क्योंकि हमने देखा है कि बजट में एलोकेशन भी होती है तालीम के लिए, मैनिफेस्टोज में भी तालीम का जिक्र होता है सब कुछ, लेकिन फिर कई दफ़ा हमें ये भी पता चलता है कि जैसे इंटीरियर सिंध के लिए प्रोजेक्ट्स भी हैं, स्कूल्स भी बनाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे बड़ी बुरी तरह से करप्शन की कहानियाँ सामने आती हैं, गोश्त मुलाजिमीन, अभी चीटिंग का स्कैंडल जैसे था। डू यू थिंक कि ये हुकूमती सतह पर हो रहा है या नीचे जो लोकल लेवल के नुमाइंदगान हैं वहाँ पर कोई घपला हो रहा है? इसको क्या हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं? देखें, मैंने जैसे पहले कहा 18वां साल है ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत का। ये नहीं हो सकता कि आपने 18 सालों के अंदर ऐसे सिस्टम नहीं बनाए कि जिसके अंदर इस तरह की चीजें ना हो सके, जिसमें ना इनकॉम्पिटेंस हो सके ना करप्शन। ये चीजें आपने रोकनी थी, यानी कि ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये ऊपर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। नीचे वाले भी ये जब देखेंगे कि ऊपर वालों को कोई परवाह ही नहीं है, उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही, तो हमारी क्या होनी है? वो इंटरेस्टेड नहीं है अकाउंटेबिलिटी के अंदर। जब हुकूमत ही नहीं अकाउंटेबिलिटी करती तो फिर नीचे वालों ने क्या काम करना है लीना? क्योंकि आप इधर देखें पंजाब के अंदर एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि जब इस तरह की कोई रिपोर्ट्स आती है, कोई चीज होती है, तो वजीर आला जो है वो कितनी एक्टिव हो जाती हैं, तो और काम भी जिस तरह से हो रहा होता है। तो जब सिंध से भी लोग आते हैं, कराची से लोग आते हैं, लाहौर आते हैं, तो वो आकर देखते हैं, और खाली लाहौर की बात नहीं, पूरे पंजाब के अंदर काम हो रहा है, नजर आता है आपको। उनकी सियासत से, नून लीग की सियासत से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जहां तक पंजाब के अंदर एक काम और गवर्नेंस हो रही है उसका सबको एक स्टार्क डिफरेंस नजर आता है ना, सिंध और कराची से आपको। तो ये चीज इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ। मुझे बड़ा अफसोस है कि पीपल्स पार्टी ने वहां के लोगों को इस तरह से ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। ठीक है, अभी फिलहाल जो है कोई शायद सियासी अल्टरनेटिव नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को इस तरीके से ना लें, और कल को कोई उधर मूवमेंट भी शुरू हो सकती है। और बाकी भी इस तरह की, हम अभी इंडिया के अंदर भी जिस तरह देख रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी एक ओवरऑल रिफॉर्म्स के लिए, एजुकेशन रिफॉर्म्स और इन चीजों के लिए, तो इसलिए पीपल्स पार्टी को फोकस करना चाहिए गवर्नेंस के ऊपर, जो कि बहुत लैकिंग है। ठीक है, थैंक यू सो मच महमल, बड़ी तफसीलन आपने हमें इसके ऊपर अपनी राय से आगाह किया। आपकी तरफ पढ़ते हैं चीमा साहब। खबर यह है कि वफाकी सरकारी मुलाजमतों खुसूसन CSS की कशिश कम होती दिखाई दे रही है। गुज़श्ता 4 बरस में CSS के लिए रजिस्ट्रेशन तकरीबन 48% यानी 48% कम हुई है, जबकि FPSC की अमूमन जो भर्तियाँ हैं उनके लिए दरख्वास्तें निस्फ से ज़्यादा, आधी से ज़्यादा कम हो गई हैं। नौजवानों की CSS के रुझान में कम होती दिलचस्पी की आपकी राय में वजह क्या है? देखें, ये बहुत अच्छी खबर है। एक टाइम था कि हाँ ऐसे ही है, यानी कि मैं आपको उसकी रीजन बताता हूँ। एक टाइम था कि जब स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन क्या होता था, एक तो ये होता था कि हमने फौज में जाना है, दूसरा ये होता था कि हमने इंजीनियरिंग में जाना है या मेडिकल में जाना है। जो काबिल स्टूडेंट्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो रेस में होते थे। और फिर ये होता था कि मैं, बहुत सारे ऐसे लड़के थे कि जो एक MBBS करने के बाद भी या इंजीनियरिंग करने के बाद वो CSS में चले जाते। वजह क्या थी कि ओवरऑल हमारी जो सोसाइटी है उसमें जब तक आपका कोई रेफरेंस ना हो, आपकी बात नहीं सुनी जाती। तो ये एक बहुत ज्यादा रुझान था। अब यह है कि वक्त के साथ साथ लोग, जो टेक्नोलॉजी आई है, यानी कि उनके लिए नए एवेन्यूज भी ओपन हुए हैं। और फिर यह है कि कोई CSS का वो चार्म नहीं रहा, जो लोग समझकर, जो ख्यालात, जो ख्वाब लेकर वो CSS में आते थे, वो है नहीं।
اور پھر یہ ہے کہ اگر جو لڑکے جو آگے ڈیجیٹل نیٹیوز آ رہے ہیں یعنی کہ جنہوں نے ایک ٹیکنالوجی میں آنکھ کھولی ہے وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ جو گورنمنٹ جس طرح کام کرتی ہے جتنا سلو کام ہوتا ہے یعنی کہ ان کے لیے وہ ویسے ہی بڑا ایک ان امیجنیبل ہوتا ہے کہ چیزیں بہت ہی ایک فرسٹریٹنگ لیول کی حد تک سلو ہوتی ہیں اور اس میں ریوارڈ جو ہے وہ زیادہ سائیکو فینسی کا ہوتا ہے. آپ کو اچھے آئیڈیاز لے کر آ رہے ہوں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور سسٹم جو بہت سارے لوگ آتے ہیں بڑا ایک انقلابی سوچ لے کر آتے ہیں کہ ہم نے اس پروفیشن میں جانا ہے پھر سسٹم ان کو نا اس طریقے سے جھنجھوڑتا ہے کہ جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ نواں آیا سونے اور پھر ایسا ایسا وہ اس کی عادی ہو جاتے ہیں. بہت سارے لڑکے میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جو کچھ دیر کے بعد کوئی ڈیپوٹیشن پہ کوئی ورلڈ بینک میں چلا جاتا ہے کوئی ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں چلا جاتا ہے آہستہ آہستہ وہ ایک ٹرانزیشن میں چلے جاتے ہیں کہ کس طرح ہم اس سے نکل سکتے ہیں کہ ان کی سیلری جو ہے اس سے ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی. اور دوسرا ایک ہوتا ہے نا چلیں کوئی اپنے آپ کو کسی طرح ٹائٹ کر لیں لیکن آپ کی کوئی ایک سیٹسفیکشن ہو کہ میں سوسائٹی کے لیے کوئی کام کر رہا ہوں وہ بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتا. تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ ایک اچھی چیز ہے. اور دوسرا علینا یہ نا ہم جس دور میں پلے بڑے ہیں نا تو یا ہم سے پہلے کے لوگ تو ایک تاثر یہ تھا کہ جو گورنمنٹ ہے نا وہ امپلائر ہوتی ہے ہاں کہ جی گورنمنٹ امپلائر ہوتی ہے. اور مجھے یاد ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب یہ جیل میں گئے اور یہ اسی طرح ایک میرٹ سے ہٹ کے لوگوں کو جاب دینے کے چکر میں جیل میں گئے اور انہوں نے ایک بیان دیا اس ٹائم انہوں نے کہا کہ اگر لوگوں کو نوکری دینا جرم ہے تو یہ میں جرم بار بار کروں گا. تو یہ ایک تاثر تھا اور لوگوں کا بھی ذہن بنا ہوا تھا. تو اچھی بات ہے کہ لوگوں کا ایک گورنمنٹ پر اس لحاظ سے ریلائنس کم ہو کہ ہم نے سرکاری جاب لینی ہے. اور پھر آگے آنے والے ٹائم پہ جس وجہ سے لوگ سرکاری جاب لیتے تھے وہ ریٹائرمنٹ پینشن کے ایک سینس آف سیکیورٹی ہوتا تھا. آئی ڈونٹ نو کہ جو لڑکے ابھی جوائن کر رہے ہیں کیا ان کو پینشن ملے گی یا نہیں ملے گی کیونکہ آگے آنے والے ٹائم پہ ورلڈ بینک کی طرف سے بہت زیادہ پریشر آ رہا ہے. ہمارا جو ایک میجر چنک ہے بجٹ کا وہ پینشن میں چلا جاتا ہے تو لہٰذا اس کو ریڈیوس کرنے پر بھی ایک فوکس ہے. آنے والے جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہوں گی. تو میرے خیال بہتر ہے میں تو اس کو پازیٹیولی لیتا ہوں اور اس سے ایک گورنمنٹ کو بھی ایک میسج جائے گا کہ انہیں جو بندے چاہیے کیا وہ سائیکوفینٹ چاہیے یا کہ کوئی کمپیٹنٹ چاہیے. اور پھر اگر وہ اسی طرح ایک اوپن مارکیٹ سے ہائرنگ کریں گے مختلف پروفیشنز کے لیے تو ایک تو اس میں کمپیٹنٹ لوگ آئیں گے اور جو ادھر جائے گا اس کو یہ نہیں ہوگا کہ میرا پوری زندگی کے لیے اب گورنمنٹ کے ساتھ ہی نکاح ہو گیا ہے. یعنی کہ انہیں یہ ہوگا کہ میں 5 سال ادھر گزارنے ہیں یا 10 سال گزارنے ہیں اگر میرا نہیں ہوگا تو میں واپس پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جاؤں گا. میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ پیدا ہوگا. اچھا چیمہ صاحب ویسے تو گورنمنٹ میں مختلف عہدوں کے اوپر بھرتیاں ہوتی ہیں ہر کوئی سی ایس ایس ہوتا بھی نہیں ہے بٹ سی ایس ایس جو افسران ہیں چاہے وہ پولیس میں ہو فارن سروسز یا دیگر شعبوں میں آنے سے ایک اطمینان ہوتا تھا کہ پڑھے لکھے نوجوان کم از کم ایک ایک اچھے کیلیبر کے سوچ کے کرٹیکل تھنکنگ والے نوجوان آئیں گے اچھی پوسٹ کے اوپر تو شاید نیچے بھی تبدیلی آئے سوچ تبدیل ہو. کیا اس کے پازیٹیوز اس کے نیگیٹیوز کو آؤٹ وے کرتے ہیں یا نہیں اس زاویے سے؟ علینا ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے ماحول کا عادی ہو جاتا ہے. بڑے بڑے کریٹیکل تھنکنگ کے لوگ جب اس طرح کے ماحول میں آتے ہیں نا جدھر ایک خوش آمدی کلچر ہوتا ہے تو پھر آپ کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں کہ یا تو آپ وہ کریٹیکل تھنکنگ رکھ لیں یا پھر آپ اپنی پروموشن کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کریں. اور فائنلی وہ پھر ایسا ایسا سسٹم کے عادی ہو جاتے ہیں. بلکہ جو اپنی کریٹیکل تھنکنگ رکھنا چاہتا ہے دوسرے سارے اس کو ایک لعنت ملامت بھی کرتے ہیں کہ تم کس طرح کے انسان ہو. کئی لوگ کہتے ہیں یہ سک مائنڈڈ ہے پاگل آدمی ہے تو انہیں وہ بھی ریوارڈ نظر نہیں آتا اور انہیں لگتا ہے کہ جو لوگ جی حضوری کرتے ہیں وہ آگے نکل جاتے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس چیز کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو آنے والا ٹائم میں جو دیکھ رہا ہوں نا وہ یہی ہے کہ نوجوان کم نہیں ہوتے جائیں گے مطلب نوجوان تو نہیں کہنا چاہیے مطلب جوان ینگ آپ کی جو ریکروٹمنٹ ہوتی ہے اچھے عہدوں کے اوپر جہاں پر ڈیسیژن میکنگ کہیں نہ کہیں نچلوں کے لیے انوالوڈ ہوتی ہے وہ کم نہیں ہو جائے گی اور بڑا اسٹیگننٹ نہیں ہو جائے گا سارا کا سارا بیوروکریسی کا سسٹم؟ نہیں اس میں پھر یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اپنے آپ کو بدلنا چاہیے یا انہیں اس سروس کو زیادہ انسینٹیوائز کرنا چاہیے. اور آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ سبجیکٹ اسپیشلسٹ لے کر آئیں
کہ بجائے آپ جرنلسٹ لے کر آتے ہیں کہ کوئی ایک ڈی ایم جی ہے تو وہ جس جگہ پہ آپ نے اس کو لگا دیا، آپ سبجیکٹ اسپیشلسٹ لے کر آئیں، ان کی باقاعدہ ایک اسٹریم ہو، اور اس میں ان کو ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ گورنمنٹ سیکٹر نکلتے بھی ہیں تو ان کے سی وی میں ایک اچھی چیز ہوتی ہے کہ انہوں نے پبلک سیکٹر میں بھی سرو کیا ہوا ہے، انہیں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی زیادہ اپرچونٹیز ہوتی ہیں، اور اگر کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں ہے تو لیٹ سے کہ کوئی 20ویں اسکیل کی جاب ہے تو کنٹریکٹ پہ وہ بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کا بھی ارینجمنٹ ہو سکتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جو ابھی والا سسٹم ہے یہ جب تک اس میں ریفارمز نہیں آئیں گی تو جو پرومزنگ اسٹوڈنٹس ہیں وہ آگے ہیزیٹیٹ فیل کریں گے کہ ہم گورنمنٹ میں جائیں گے تو کیا ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اوکے، فیئر انف، تھینک یو سو مچ عمر چیمہ صاحب، اور پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا ہے، اجازت دیں، اللہ حافظ۔